वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैं एक बेजा गुड़िया हूँ? बेजा बतू के प्रतिशा का कोई एक्स हूँ? बहुत हम्बल से जवाब दिया गया। क्या नहीं हो गुड़िया मैं? जवाब दे, देखिए मेरी आंखों में, बताए मुझे मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे। गुड़िया ही तो हो मैं तुम्हारे लिए। जब तुम्हारा दिल किया तुमने खेला, और जब तुम्हारा दिल चाहा तुमने मुझको तोड़ के फिर फेंक दिया कचरे में। वो जैसे हर किस्म का लिहाज भूल बैठी। ओके पुरसकून रहो, मैं सोना चाहता हूँ, तुम भी सो जाओ। वो जैसे इसकी बात को मज़ीद सुनने के मूड में ना था और कवट लेकर लेट गया, जैसे मामूल की बात हो। जबकि शफा कुछ फासले पर बैठी अपना सर घुटनों में देकर ज़ोरों जार हिच्चों से रोने लगी। नहीं लगता तुम वाकई मेरे लिए बनाई गई हो। तुम्हारे लड़खड़ाते कदम चुगली खा रहे हैं कि तुम मुझसे दूर जाने पर माइल नहीं हो, या फिर तुम्हारे कदमों को मुझसे फासला कायम करने की हाजत नहीं शायद। वो मध्यम लहजे में बोलता इसकी गर्दन पर से अपने दुखते हुए लब हटाते हुए कान के करीब जाकर जैसे स्मायत में रस घोल गया हो, अपने शहर में जगड़ रहा हो। आंखों में कई रंगत थे मोहब्बत के, अपनायत के। वो बगूर इसके चेहरे को देखते हुए कह रहा था, न जाने क्या जानना चाहता हो, क्या खोज रहा था इसके तकीफ नफूस से। वो समझने से कासिर था। यकायक पूरा कमरा अंधेरे में डूबा और बारिश की रफ्तार में मज़ीद तेज़ी आई। जज्बात के समंदर में तलामत बरपा हुआ। बादल बहुत ज़ोर से गरजा। बाहर शायद लाइट जा चुकी थी। कमरे के अंदर इमरजेंसी ऑटोमेटिक लाइट खट से रोशन हुई। वो पहले ही इसके जज्बात से पूरे कुर्बत से कांप रही थी। पूरा वजूद लर्जरा रहा था। तुम मुझसे जो राज छुपाने की कोशिश में मसरूफ़ हो ना, वो राज मेरी धड़कनें सुन चुकी हैं। काश मैं इन पर फसां लम्हात को कैद कर सकता। काश इन खूबसूरत लम्हों पर मेरा इख्तियार होता। अगर जो इस कदर इख्तियार मुझे हासिल हो तो मेरी ज़िंदगी में तुम्हें तुम समेत इन हसीन पलों को बांध देता। काश गर्जा जो ऐसा होता। उमर ने इसकी थोड़ी को अपनी शहादत से ऊपर किया। लर्जाती उठती गिरती पलकों की छलमन अपने लबों को रख कर चूमा। क्या अनोखा अंदाज था मोहब्बत जताने का, उल्फत लुटाने का। मैं भी यही चाहती हूँ कि आपकी मोहब्बत का जवाब इश्क की सूरत में दूँ, मगर अभी कुछ वक्त लगेगा। धड़कनों को एक डिगर पर लाने में लाइबा इसके हिसार में जकड़ी बनी पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। इस पर तजाद बारिश में भीगने के बायस दोनों नफूस के लिबास नम थे। एक बात बताऊं तुम्हें, राज की वजह से लाइबा के वजूद पर अपनी गिरफ्त डीली करने के मूड में ना था, या शायद इसको उलझा रहा था खुद में। ज़रा की जार बाद नजरें उठा के लाइबा ने इस मेहरबान के चेहरे को देखा। उमर की आंखों में कुछ और ही कहानी अरकम थी। वो वापस नज़र झुका गई। कहीं आपको इजाज़त तलब करना तो नहीं चाह रही मुझसे? लड़खड़ाहट वाजिया थी इसकी आवाज़ में, या शायद उमर को लगी। खुद को न डर जाहिर करने की अपनी सी कोशिश कर गई। जी कहिए, बहुत मुश्किल लबों का फ़कल टूटा। धीमे से कहा गया, मगर न जाने क्यों वह चाह कर भी खुद को उमर की बाहों में से आज़ाद नहीं करा रही थी। लग रहा था जैसे तमाम ज़हमत खुद ब खुद ही दम तोड़ बैठी। मोहब्बत एक अजीब आदत है। वो जज्बात से चूर लहजे में गोया हुआ खाली बोली बाली होती है। मोहब्बत खुद से बेपरवाह, बेबहरा, हर एक की परवाह में घुलती है, बेजा फ़िक्रों में ललचती है, राजदारी निभाती है। लापरवाही में इसकी बहुत सी बातों को होश कहाँ थी। कई बातों पर गौर नहीं कर पाई। मोहब्बत बस इन कहे लफ्ज़ों में एक राज गहरा है, गमगीन लहजे में कहा गया। कुछ ना कहते हुए वो ढीले छुपे लफ्ज़ों में बहुत कुछ अश्कार कर गया था। आंखों में जज्बात का ठठीन मारता समंदर मौजूद था। जो मायनी अंदाज में लाइबा को शायद वो अपने हालात दिल समझाने में कामयाब हुआ था। अगर मोहब्बत अपने आप बनवाना जानती है तो मोहब्बत को राज बनाकर दिल के तह खानों में कैद लेना ही अक्लमंदी है। गर्जा मोहब्बत खालिस होती है तो चीख चीख कर अपना आप मनवा लेती है। लफ्ज़ थे या कोई सहर थे, वो खो सा गया था लाइबा की कही बातों पर। तो क्या मैं ये समझूं कि तुम भी इस कश्ती में सवार हो जिसमें बहुत पहले से मैं सफ़र पर निकला हुआ हूँ? थक चुकी हूँ बहुत सफ़र करते, लंबी गहरी नींद सोना चाहती हूँ बस। दरवाज़ा ज़ोर से बजा था, बेडरूम का एक लिस्म सा जो यकदम टूटा। उमर ने बहुत तेज़ी से मगर एहतियात से लाइबा को अपने मजबूत गिरफ्त से आज़ाद किया। वो इसको इसके कदमों पर खड़ा करके इससे दूर फासला कायम कर गया। जी कौन? बेटा जनरेटर ऑन कर दो, तुम्हारे बाबा कह रहे हैं, आयमा ने कहा। वो काफ़ी देर से दरवाज़ा बजा रही थी। जब काफ़ी देर तक नहीं खुला तो मजबूरन इसने दरवाज़ा दोनों हाथों से ज़ोर ज़ोर से पटपटाया।
इन दोनों के हवेली में पहला कदम रखते एक तेज़ हवा का झोंका अरमगान और फजर के गिर्द चक्कर काटता महसूस हुआ, जैसे न जाने कब से इन दोनों का इंतज़ार कर रहा हो। फजर अपना हाथ छुड़वाकर ऐसे पूरी हवेली में घूम रही थी जैसे एक एक चिपके चिपके से हवेली से वाक़िफ़ हो। वो थोड़ा हैरान ज़रूर हुआ, मगर फिर ये सोचकर अपना वहम समझ जानकर दिमाग को उलझने से रोका कि शायद वो खुशी में इस तरह से रिएक्ट कर रही हो। वो हर एक चीज़ को छू कर देख रही थी, महसूस कर रही थी, हवेली की खुशबू को अपने अंदर उतार रही थी। आओ मैं तुम्हें हवेली की पिछली तरफ बाएं बाग में लेकर चलूं, जहां मैं और मेरी गुड़िया अक्सर चल चलाती हुई दोपहर में भी नीम के दरख्त के नीचे झूला करते थे। फजर इसके कदम बढ़ाने से पहले ही बाग की तरफ निकल चुकी। अरमगान को बहुत अचुभ हुआ, वो किस तरह इसकी बुलबुलैया हवेली के रस्तों से वाकफियत रखती थी। अनाया, वो देखिए अनाया झूला झूल रही है, वो झूले की तरफ इशारा कर कर बोली, जिस पे नीम के दरख्त के नीचे वो दोनों झूला झूलते थे, जो मानी ने इसकी ख्वाहिश पर खुद लकड़ी के तख्त पर रस्सी डालकर बनाया था। अनाया, वो देखिए अनाया हरी फ्रॉक पहने कितनी अच्छी लग रही है। फजर भागती हुई दरख्त से बंधे झूले के पास गई और झूले को हल्के से हिलाने लगी, जैसे वाकई झूले पर अनाया बैठी हो और इसको झूला झुला रही हो। बड़े भैया, आप भी अनाया को झूले दो। मानी वहशत ज़दा फजर की अजीबोगरीब गुफ्तगू को सुनकर समझने की कोशिश कर रहा था, मगर एक बात भी इसके दिमाग को पल्ले नहीं पड़ रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या है। फजर क्यों इस तरह का बर्ताव कर रही है, क्या समझाना चाह रही थी वो इसको। वो सही मायनों में बुझा कर रह गया। मान देखो भैया नहीं आ रहे, वो छोटे भैया के साथ ही खेल रहे हैं, और देखिए मैंने कहा मुझे नहीं खिला रहे। दोनों एक ही फुटबॉल से खेलते चले जा रहे हैं, मुझे भी खेलना है दोनों के साथ। और आप कैसे फ्रेंड होना अनाया के, क्यों डांट नहीं लगाते इनकी। मैं जा रही हूँ मामा के पास अब तीनों की शिकायत करने। मामा देखो भाई मेरे साथ नहीं खेल रहा, प्लीज़ जल्दी आओ ना मामा बाहर। फजर क्या हो गया है, तुम क्या कह रही हो, मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आ रही। वो उलझा, कहीं वाकई हवेली में मौजूद असेब फजर पर हावी तो नहीं हुआ। इससे आगे जैसे वो सोच ही ना सका। चेहरे पर नन्ही पसीने की बूंदें फूट पड़ी। मुझे अम्मी और दादी की बात मान लेनी चाहिए थी। फजर का यहाँ आना ठीक नहीं, मुझे यहाँ इसको नहीं लाना चाहिए था। चलो फजर, बहुत देर हो रही है। नहीं, अभी तो हम आए हैं, मुश्किल से 2 घंटे नहीं गुजरे, आप कह रहे हैं चलो। आपको पता है मैं कितनी तड़पी हूँ इस जगह के लिए। मेरी हवेली है, ये अनाया की हवेली है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। आप जाएं, आपको जाने देती हूँ, मगर मैं कहीं नहीं जाऊँगी। लहजा यकदम ज़िद्दी हुआ। अगर आपने मुझे ज़बरदस्ती की तो मैं बाबा से शिकायत कर दूँगी आपकी। वो ज़िद्दीपन से कह रही थी, जैसे कोई 9-10 साल की बच्ची हो। वह हंकार बढ़ती भागती हुई वापस हवेली के अंदर चली गई। मानी को लगा जैसे वो अपने आप में ना थी। मेरे मामा बाबा को मत लेकर जाओ मुझसे दूर प्लीज़, छोड़ दो मेरे भाइयों को। क्यों लेकर जा रहे हो तुम लोग वो अपने माँ बाप और भाइयों का जनाजा। जिस जगह बड़े से हाल कमरे में लाया गया था, इस जगह ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, अंकल मुझे जाने दो, मुझे देखना है, मुझे अपने मामा बाबा को आखिरी दफ़ा देखना है। मैं अपने मामा बाबा और भाइयों का आखिरी दीदार करना चाहती हूँ। आपने मुझे क्यों यहाँ बंद कर रखा है, वो देखिए, वो वहाँ से लोग उठा रहे हैं मेरे बाबा को कंधों पर। नहीं बेटा, ये मुनासिब नहीं, बस तुम खामोश रहो, अपने सर से चादर मत हटाओ, ज़ैद फजर का ख्याल रखना। मगर बाबा ये तो अनाया है, फिर आपने इनको फजर क्यों कहा। ज़ैद की आंखों में हैरत उभरी, जबकि अनाया तो जैसे खामोश ही ना हुई। इसका बस नहीं चल रहा था किसी तरह अपने माँ बाप के पास चली जाए। बेटा आज ये फजर है, आपकी बहन अना ये आग में जलकर मर चुकी है, और ये बात याद रखना, और फजर को इधर से बाहर मत निकालने देना। मैं बस अभी आया कुछ ज़रूरी कागजात लेकर। जी बाबा ठीक है। फजर बेटी आप ये दूध पी लो। इन्होंने इसके दूध में नींद की दवा मिला दी ताकि वो गहरी नींद सो जाए। वो इसके बाबा के दोस्त थे और इन्हीं से मिलने आए थे, मगर न जाने क्या ऐसा हुआ कि इनको फजर की हिफाजत करनी पड़ गई और दुनिया से छुपा कर रखना इनके लिए लाजिम और मुलजिम हुआ। अनाया को नींद की दवा मिला कर दूध में इसलिए दी ताकि वो शोर ना करे। इन्हें डर था इसकी आवाज़ सुनकर कोई इस तरफ ना निकल आए। फजर क्या हो गया, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। वो दीवार पर अवेश अपने माँ बाप की शादी के दिन की बड़ी सी फ्रेमशुदा तस्वीर को देख रही थी। इसको छू के महसूस कर रही थी, इस तरह जैसे अपने माँ बाप को महसूस कर रही हो। देखिए मैं आ गई बाबा, अनाया आ गई।
देखिए मामा, आपकी अनाया आ गई, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भाई आप कहाँ? वो अब दोनों फ्रेम शुदा तस्वीरों में मौजूद अपने भाई से मुखातिब थी। इसकी सिसकियाँ पूरी हवेली में गूंज रही थी। अरमगान ने एक झटके से इसका रुख अपनी तरफ किया। कौन हो तुम? गुड़िया? आपकी गुड़िया? मान की गुड़िया? वो नहीं जानती थी जिस राज की हिफाजत इसके अंकल ने अपनी जान से बढ़कर की, वो राज व लम्हे में फाश कर गई बदहवासी की बना पर। कहा था ना मुझसे, कहा था ना मुझे, तुम इस तरह सोते हुए मत छोड़कर जाना। मुझे बेशक जगा देना, बता देना मोहब्बत के सफ़र में साथ मेरे चल नहीं सकती, जुदाई में हिजर है साथ मेरे चल नहीं सकती। तुम्हें रास्ता बदलना था, मेरी हद से निकलना था, तुम्हें किस बात का डर था? तुम्हें जाना नहीं देता, कहीं पे कैद कर लेता। अरे पगली, मोहब्बत की तबीयत में ज़बरदस्ती नहीं होती, इसे रास्ते बदलने से जैसे हद से निकलने से ना कोई रोक पाता है ना कोई रोक पाया है। तुम्हें मैं देख ही लेता, तुम्हें कोई दुआ देता, कम अज़ कम यूँ तो ना होता। मेरे साथी हकीकत है, तुम्हारे बात खिलौने के लिए अब कुछ नहीं बाकी। तुम्हारे बात खोने के लिए अब कुछ नहीं बाकी, मगर खोने से डरता हूँ मैं, अब सोने से डरता हूँ। आपका आप पक्का वादा करें कि मुझसे दोबारा मिलने आएंगे? लहजा अफसुर्दगी लिए हुए था, आंखों में नमी थी। चंद ही घंटे में वो मुस्तफ़ा को बहुत कल्पनाई सी हो गई, जैसे कहीं से अपने से बिछड़ने का दुख बर्दाश्त करने से कासिर हो, या फिर जैसे अपनी सांसों की डोरी टूटने के डर से खौफजदा हो। दिल तो अंदर से इसका भी डूब रहा था, मगर अभी वो कोई ऐसा हक नहीं रखता कि इसको खुद से बांध ले। मगर ये मजबूरियाँ वो गहरा सांस भरकर रह गया। मुस्तफा चाहकर भी इसको बगैर किसी रिश्ते के अपने साथ लेकर नहीं जा सकता था। इसके लिए इसको एक जायज़ रिश्ते की मजबूत डोर बांधने की अशद ज़रूरत थी। मैं अपनी धड़कन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। तुम्हारे दम से मेरी सांसों में मौजूद दिल हरकत करता है। मैं मुतमईन हूँ कि मेरे वादे और दावे बिल्कुल खरे हैं, किसी भी किस्म के खोट और फरेब से पाक। मैंने तुमसे किसी भी किस्म का झूठा वादा नहीं किया। मुस्तफ़ा का लहजा मजबूत और सच्चाई के आमेज़ पर था। आपको जाना है, मेरी तरफ से इजाज़त है, आप जा सकते हैं, मगर एक शर्त मेरी बेज़रूरी सी। वो ठहर ठहर कर बोला गया लहजा अपनी बात मनवाने के अज़म में था। तुम्हारी शर्त तो क्या? तुम्हारी कही हर बात मेरे लिए हुक्म का रुतबा रखती है। कहो क्या मांगना चाहती हो, तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है। अभी और इस वक्त तुम्हारे हवाले करने को तैयार हूँ। आंखों में जागते हुए कुछ इस तरह कहा कि सुहा की रूह तक काम कर रह गई। वो बुरी तरह से लर्जा गई। मुस्तफ़ा से बिछड़ना, इसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी इसके लिए सुहान रूह था। वो अपनी ज़िंदगी तो त्याग सकती थी, मगर मुस्तफ़ा की जान के नजराने के तौर पर मेरी शर्त अगरचा बहुत मामूली, मगर मेरे लिए ज़िंदगी और मौत के बराबर। वो धीमे से बोली। ज़रा की बात, ज़रा नज़र उठा के मुस्तफ़ा को भी देखा। पलकों में एक आंसू टूट कर गिरा जो मुस्तफ़ा के हाथ की पुष्प पर जज़ब हुआ। मुस्तफ़ा का हाथ अब भी सोहा के मरमनी चेहरे के ऊपर था। तुम नहीं जानती तुम्हारा ये एक आंसू मेरे लिए किस कदर तकलीफ था है। अपने आप को संभालो और मेरे लिए वापसी का सफ़र मज़ीद दुश्वार ना बनाओ। मुझे अभी कुछ और दिन तुमसे दूरी बर्दाश्त करनी है। मुस्कान का लहजा और आंखों में उदासी थी। जाते हैं, बेशक जाएं, जाने वाले को ना कोई रोक सकता है और ना ही कोई रोक पाया, मगर बस मेरी एक शर्त, मुझसे वादा करे कि बहुत जल्द लौट कर आएंगे। एक बात का मुझे यकीन दिलाएं कि ये जुदाई तो पल की है, या फिर ये कहीं उम्र भर का बिछड़ना तो नहीं। बिछड़ के हमसे जाएंगे तो जाऊंगा कहाँ? हाँ, एक ठिकाना है मेरे पास और वो है मेरी आखिरी आरामगाह। मेरा वादा है बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने बनाकर ले जाऊंगा पूरे इस्तेहाक के साथ। सुहा के नाजुक हाथ को नरमी से दबाकर अपनी वफाओं का एहसास दिला रहा था। वो घर के सही अफराद से मिलकर जैसे ही जाने को था, इसने गाड़ी स्टार्ट की। उमर ने इस रोज़ लेकर आया जब लाइबा को अपने साथ बाय रोड लेकर कराची पहुंचा। सुहा भागी हुई आई थी और फ्रंट से गाड़ी का दरवाज़ा खोल के आंखों में आंसू लिए ड्राइवर सीट की बराबर वाली नशिस्त पर बैठ गई। मुस्तफ़ा ने बगौर इसका चेहरा देखा, जहाँ एक खौफ था, जैसे इसका दिल अंदर से सूखे पत्ते की तरफ लर्जा रहा हो। अपनी मोहब्बत को खो देने के डर से वो इसको खोना नहीं चाहती थी, इससे दूर होकर रहना नहीं चाहती थी। वो बेचैन सा हो गया। सोहा के चेहरे की जर्दी देखकर इसकी आंखों में रकम वीरानी मुस्तफ़ा को अंदर तक सहमा गई। वो छोटी सी लड़की इसकी मोहब्बत में जैसे तड़प रही थी बेबसी से। अभी कुछ देर पहले वो किस कदर मुतमईन सा अंदाज अंदर आया था। लाइबा को अपने घर में आबाद देकर मामू इसको पता चला कि इसकी अचानक खराबी तबीयत के बायस लाइबा का निकाह उमर से कर दिया गया। रहमान साहब ने मुस्तफ़ा से कहा कि लाइबा को अपने घर की रौनक बना देने को इसकी दिली ख्वाहिश थी, और जब इनकी तबीयत बिगड़ी तब इन्होंने बहुत हद से खदशात के तहत उमर को लाइबा के साथ मंसूब किया।
और फिर अनाफा नकाह ख्वाह को बुलाकर निकाह करवा दिया। वो अपनी ये ख्वाहिश पूरी करते हुए देख लेना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में। वो मुतमय्यन था, ये बड़ों का फैसला था जिसमें मां था अपनाइयत थी। सबसे बड़ी बहन इसकी बहन मन चाहती बहू बनी थी। थोड़ा दिल में मला ज़रूर हुआ था कि कितने अरमान थे इसकी शादी को लेकर। इस बात का बरमला इजहार इसके मामू के सामने भी कर डाला, जिसके जवाब में इन्होंने बड़ी शिकवत से कहा, जब तुम्हारे अम्मा अब्बा हज करके आएंगे तब वलीमे का फंक्शन बहुत पैमाने पर किया जाएगा। वो खुद भी कुछ देर तक थका हारा सा ड्राइविंग सीट पर बैठा रहा, टेक लगाकर। दिल था कि अपने कुल मता को देखने के लिए मचल रहा, जाने से पहले आखिरी दीदार करने को बेचैन था। शायद अल्लाह ने इसकी सुन ली और वो ठीक 10 मिनट बाद जब सब लोग वापस अंदर चले गए खुदा हाफिज़ करके इसको, तब वो अपनी चाल चलती गाड़ी तक आई और आंखों में वीरानी और अफसुर्दगी पनाह थी। मुस्तफ़ा कितना अच्छा बच्चा है माशाल्लाह, माँ बाप की तरबियत इसकी हर अंदाज से झलकती है। सुमेरा ने जायनमाज पे बैठते हुए कहा। हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है, नेक सीरत वाला। रहमान साहब ने मोबाइल पर किसी का नंबर डायल करते हुए जवाब दिया। आप फ़ोन पे बात कर ले, फिर मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। रहमान साहब थके हुए थे क्योंकि सुमेरा कभी बिला वजह इनको किसी काम से नहीं रोकती। ज़ैनब आपी ने हज पर जाने से पहले एक बात कही, मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत दिनों से चाह रही थी मगर कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती, फिर ज़ैनब आपकी बात ही बीच में रह जाती। क्या हुआ, सब खैरियत? वो उलझे थे क्योंकि आज तक इतने सालों में इन दोनों की बीवियों में से किसी ने भी ज़ैनब को कोई बुराई नहीं दी, क्योंकि ज़ैनब की आदत में किसी से लड़ना झगड़ना नहीं था। हाँ सब खैरियत, बल्कि आपी ने हमारी सोहा का रिश्ता मांगा है मुस्तफ़ा के लिए। मना कर दो, पहली फुर्सत में बना कर दो, बल्कि रहने दो, मैं खुद ज़ैनब से बात करूँगा। मगर मुस्तफ़ा हर लिहाज से सोहा के लिए बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर साबित होगा। मुझे नहीं लगता हमें इतनी जल्द किसी भी फैसले पर पहुंचना चाहिए, सुमेरा ने परेशानी से कहा, क्योंकि वो मुस्तफ़ा के लिए सोहा की आंखों में पसंदीदगी देख चुकी थी और फिर सोहा की वापसी के बाद से बदले बदले अंदाज से चीख चीख कर बता रहे थे वो इस मुस्तफ़ा को चाहने लगी है। एक माँ तो अपने बच्चे के हर अंदाज से वाकफियत थी। मुस्तफ़ा में कोई बुराई नहीं, मगर मैं सोहा के लिए अपने बचपन के बेहतरीन दोस्त अमजल गोंदल के बेटे से इसकी ज़ुबान दे चुका हूँ और मुझे पता है सोहा खरीमा के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी साबित कर सकती है। तुम्हें याद ना हो, शायद कुछ अर्से पहले तुम्हें एक दावत पर लेकर गया था जहाँ मैं तुम्हें ख़ज़ाइमा से भी मिलवाया था। चलिए ठीक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जैसे आप मुनासिब समझे, मगर फिर भी किसी भी किस्म का फ़ैसला करने से पहले सोहा से उसकी मर्ज़ी पूछ लेना। मैं जानता हूँ अपनी बेटी को वो कभी बड़ों के फ़ैसले के इख्तलाफात नहीं करेगी। आपसे नहीं, पिछले 6 महीने पहले ज़ुबान से पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रहमान साहब ने जैसे बात ख़त्म की, अब वो वापस अपने मोबाइल में किसी का नंबर मिलाने में मसरूफ़ थे। मगर सुमेरा के तो जैसे गोया रातों की नींद उड़ गई हो। वो सुमेरा के साथ लॉन में बैठी। तुम खुश नहीं हो? अभी तो सब कुछ ठीक हो चुका है। सुमेरा तो इसकी गैर मरी नुक्ते पर गौर फिक्र करता देखकर टोका। मामा, मेरे लिए फ़िलहाल खुशी का मफ़हूम नहीं है, शायद हो सकता है कुछ अरसे में मुख्तलिफ हो जाए मेरी राय, मगर अभी नहीं जानती खुशी किसे कहते हैं। वो साफ गोई से बोली, मैं मानती हूँ हमज़ा ने बहुत गलत किया, मगर वो पेश ना, मैं नहीं चाहती कि तुम भी तकलीफ़ में रहो और वो भी। मैं तुम दोनों को दुखी नहीं देखना चाहती, तुम दोनों मुझे अजीज़ हो, मगर तुम्हारे मामले में मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। सुमेरा ने इसका हाथ थाम कर कहा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं मामा, मैं खुद में इतनी हिम्मत रखती हूँ कि हर किस्म के हालात से डटकर मुकाबला कर सकती हूँ। मेरी फ़िक्र ना करें, आप बस बाबा का ख्याल रखें, इस वक्त इनको आपकी ज़रूरत है। तो चलिए फिर इस नावल का अख्ताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।